प्लान बनाना और उसको कंट्रोलिंग करना जो है मटेरियल कास्टिंग का हिस्सा है। मटेरियल कास्टिंग में कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जिसका कि हमें जानना और उसको बहुत ही अच्छे ढंग से नियंत्रित करने की आवश्यकता होती है। तो सामग्री क्रय जो है एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जैसा अभी हमने बताया कि सामग्री क्रय और उसका भंडारण, ये दोनों जो हैं ये महत्वपूर्ण हिस्से होते हैं किसी भी मटेरियल के कंट्रोलिंग प्रोसेस का। तो एक निर्मित माल की गुणवत्ता उस माल में जो सामग्री उपयोग हो रही है उसके किस्म पर निर्भर करती है कि वो कितने अच्छे क्वालिटी का किस्म हम उसमें कितने अच्छे कितना उन्नत किस्म का हम सामग्री प्रयोग कर रहे हैं। अगर हम एक उदाहरण से देखें कि अगर एक शिल्पकार है, हम उसको कोई ऑर्डर देते हैं कि आप ये इस तरह का उत्पादन करिए, इस तरह की डिजाइन बनाइए, तो हो सकता है वो उस मटेरियल से बना दे, लेकिन जब क्वालिटी की बात आएगी, शेप डिजाइन स्टाइल तो वो दे देगा, लेकिन उस क्वालिटी को जो आधारभूत उसकी बनावट है सामग्री की, उसमें वो कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। हो सकता है कि उससे उसके लाइफ पे असर पड़े, उसके शाइनिंग पे असर पड़े, उसकी जो टोटल जो एक क्वालिटी होनी चाहिए उस पे असर पड़े, तो वो उसको परिवर्तित नहीं कर सकता मेकर जो है। तो यहाँ पे यह आवश्यक है कि क्रय विभाग जो है वो बहुत अच्छे से परचेजिंग प्रोसेस कंप्लीट करे और उत्पादन का इसका जो है किसी भी तरह से अगर गलत ढंग से हुआ है तो प्रभाव जरूर पड़ता है, और ऐसा प्रभाव ना पड़े इसका हमको जो है वो ध्यान देना होता है। दूसरी बात कि जो क्रय सिस्टम है उसको भी मटेरियल कंट्रोलिंग में इसको स्थान मिला है कि आप किस तरह से क्रय करते हैं। क्रय करने की जो प्रक्रिया है उसमें दो तरह की सिस्टम काम करती है, वो केंद्रीय सिस्टम और विकेंद्रीय। केंद्रीय सिस्टम हम उसे कहेंगे कि जब सभी क्रय संबंधी कार्य किसी एक विभाग द्वारा किया जाए तो उसे हम केंद्रीय क्रय प्रणाली कहेंगे, और जब विभिन्न विभाग अपने आवश्यकता अनुसार अधिकृत रूप से जब भी उन्हें जरूरत होती है वो माल खरीदते हैं, क्रय करते हैं, और ऐसा करने के लिए अगर वो स्वतंत्र होते हैं तो उसे हम विकेंद्रीय क्रय सिस्टम कहते हैं। केंद्रीय क्रय के कुछ लाभ हैं, कुछ उसके दोष या कुछ कमियां हैं जिस पे हम थोड़ा सा प्रकाश डालें कि जो अगर इसके हम अच्छाइयों को देखें तो अधिक मात्रा में क्रय की जो मितव्यताएं हैं वो हमें देखने को मिलती हैं कि बड़े स्तर पे अगर हम कोई क्रय करते हैं तो वो बहुत ही फेवरेबल होता है किसी भी प्रोडक्शन हाउस के लिए। अच्छा नियंत्रण रहता है जब आप एक साथ ऑर्डर करते हैं किसी भी मटेरियल को परचेज के लिए। अभिलेखों के एकत्रीकरण में भी मितव्ययिता देखने को मिलती है कि आपको ज़्यादा परेशानी नहीं होती है, एक ऑर्डर में आपका सामान आ जाता है, एक बिलिंग से सारा काम हो जाता है। और सबसे अच्छी बात है कि जो पॉलिसी है पूरे डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन के लिए, वो पॉलिसी एक सिमिलर वे में काम करती है, समरूप पॉलिसी काम करती है और उसका लोग पालन भी करते हैं। इसको ऐसे हम समझें कि अगर हम किसी विभाग से हमें कोई ऑर्डर लेना है तो हमें उस पर्टिकुलर डेट पे सारा डिमांड आ जाता है। विभिन्न विभागों में उचित संपर्क, जब आप सारे विभागों से क्या कमी है, कितना डिमांड है, कितना भी है वहाँ पे और क्या उनका टारगेट है, इन सब चीज़ों के बारे में हम जानते हैं और उनसे बीच बीच में हम उनका आदेश लेते हैं, तो संपर्क निरंतर बना रहता है। अगर हम इसके कमियों को देखें तो कमियों में सबसे जो बड़ी कमी है वो है क्रय में देरी। जब बड़े अमाउंट, बड़े डिमांड को आप कहीं भेजते हैं तो उसको आने में थोड़ा सा समय लग जाता है। अधिक प्रारंभिक लागत, आप छोटे छोटे विभागों द्वारा क्रय करते हैं विभागों की आवश्यकता अनुसार, तो वहाँ पे आपको कम लागत में पर्टिकुलर विभाग वाइज आपको क्रय करना होता है, तो वो बहुत आसानी से हो जाता है। लेकिन जब आप सभी विभागों का ज्वाइंटली परचेज करते हैं तो किसी भी कंपनी के लिए, उत्पादन घराने के लिए यह थोड़ा सा अधिक लागत जो है वो शो करता है। परिवहन लागत जो है उसमें वृद्धि हो जाती है, आपको ज़्यादा सामान लाना पड़ता है इसके लिए,
तो ज़्यादा परिवहन या बड़ी परिवहन की ट्रांसपोर्टेशन की आपको सुविधा चाहिए होती है, जिसका कास्ट भी आपको बढ़ जाता है आपका। समरूप नीतियों का पालन, जब अभी हमने देखा कि एक पॉजिटिव वे में कि समरूप नीतियां जो हैं वो एक तरह से लागू होती है, लेकिन पालन करना ये थोड़ा सा कठिन होता है किसी भी पर्टिकुलर विभाग के लिए। आप ऐसे समझें कि अगर कोई मटेरियल प्रोसेस से होके गुजरता है प्रोडक्शन में, तो हर एक प्रोसेस में उसका अपना एक डिमांड होता है, अपनी सप्लाई होती है, और नेक्स्ट जो है उस पर बेस्ड होता है कि हमारा प्रोसेस ए से अगर कंप्लीट होके आ रहा है तभी प्रोसेस बी करेगा, और प्रोसेस बी जब सी को देता है तब प्रोसेस सी करता है। तो यहाँ अगर उत्पादन प्रक्रिया कई प्रोसेस से होके गुजरती है, कई स्टेप से होके गुजरती है, तो वहाँ हमें नीतियों का पालन करना हो सकता है पहले वाली जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, वो तो पालन कर ले, लेकिन सेकेंड वाला इस पे बेस्ड है, तो वो एक दूसरे पे निर्भर करते हैं और एक जैसा डिमांड उनका नहीं रहता है। तो थोड़ी सी दिक्कत होती है नीतियों में अगर समरूप नीतियां बनती हैं तो। स्थानीय क्रय की सुविधा से वंचित तो हो जाते हैं लोग। आप जब बड़े अमाउंट का कोई डिमांड करते हैं, आदेश देते हैं, तो लोकल में उसको उपलब्ध कराना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और वो आपके द्वारा जो सुविधा थी कि आपसे वो बिजनेस कर सके, वो नहीं कर पाता है, क्योंकि बड़ा आपने डिमांड किया है मटेरियल्स का जो कि वो नहीं दे पाते हैं लोकल जो सप्लायर्स हैं। तो ये थोड़ी सी इसमें डिमेरिट्स भी हमने देखा। इसका निर्गमन का मूल्यांकन जो हम मटेरियल इशू कर रहे हैं कारखाने को, जहाँ पे उत्पादन कार्य चल रहा है, उसका हम वैल्यूएशन कैसे करते हैं, उसके लिए कुछ नियम दिए हुए हैं, पद्धतियाँ दी हुई हैं, तो उसको हम आइए जानने का प्रयास करें। बहुत ही फेमस ये तीनों टॉपिक आपको दिख रहा होगा, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। ये तीनों मेथड जो हैं वो लागत मूल्य पद्धति को शो करते हैं, और इनका अपना अलग अंदाज है इशू करने का, वैल्यूएशन करने का। तो इन तीनों मेथड्स को हम समझेंगे, और इन तीनों मेथड्स को हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेकर भी समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हम पहले आना पहले जाना की बात करें, तो पहले आना पहले जाना से यहाँ पे जो सामग्री पहले प्राप्त होती है उसे हम उत्पादन प्रक्रिया में उत्पादन विभाग को सबसे पहले इशू करते हैं। यह पद्धति उस समय अपनाई जाती है, कुछ कंडीशंस हैं कि आप उस समय फीफो के स्थान पर लीफो क्यों नहीं यूज करते हैं। तो उसका कारण होता है कि बाजार मूल्य निरंतर जो है वो गिरते जाता है, और उस अवस्था में जो ऊंची दर पर खरीदी गई सामग्री है, लागत चार्ज उस पर कर ली जाती है, और शेष स्टॉक को वर्तमान मूल्य पे दिखाया जाता है। सामग्री की खपत अगर धीमी हो जाए, इसका मतलब कि उत्पादन प्रक्रिया धीमी हो गई है, तो उस समय हम फीफो मेथड को अपनाते हैं। क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपका ऑन फीफो मेथड, प्रिपेयर स्टोर लेजर अकाउंट एज पर फीफो मेथड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। क्वेश्चन है, डेट दिया हुआ है रिसिप्ट्स का और मटेरियल इशू का, अमाउंट यूनिट्स दिए हुए हैं। अब आपको देखना है कि कौन से डेट को हमें सबसे पहले इशू करना है अगर कोई परचेज हुआ है तो। जैसे 1, 3 और 12 के डेट में परचेज हुआ है, 4, 6 और 15 के डेट में हमें इशू करने हैं। तो द वीकली स्टॉक टेकिंग ऑन 7th अप्रैल 2010 शोज शॉर्टेज ऑफ यूनिट 150। तो यहाँ पे हमने देखा कि कुछ 7 तारीख को भी एक इशू है शॉर्टेज होने की वजह से 150 यूनिट्स का। तो आइए समझते हैं कि किस तरह से हम इसको एंट्री कैसे हुई है इसकी वास्तव में। अप्रैल 1 को जो है 1 अप्रैल को हमारे पास जो मटेरियल है वो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल्स का है 1000 यूनिट्स यहाँ पे हैं, 5 रुपया के रेट के हिसाब से है। तो 5000 हम इसको बैलेंस में दिखाएंगे, क्योंकि उस डेट का परचेज का अमाउंट नहीं है, परचेज का मटेरियल नहीं है। अब 3 तारीख के डेट में मटेरियल परचेज है। 3 तारीख को आप देखिए कि 5000 यूनिट्स परचेज हो रहा है एट द रेट ऑफ 6 रुपीज़ पर यूनिट।
तो 30,000 रुपये इसका अमाउंट दिखता है हमें। दूसरा 4 तारीख को हम देख रहे हैं कि यहाँ पे मटेरियल इशू हुआ है 4 के डेट में। 3 के बाद फिर कोई परचेज नहीं है, 4 के डेट में इशू हुआ है और इशू हुआ है 3000 यूनिट। 3000 यूनिट इशू करने के लिए हमें 2 डेट लेने पड़ेंगे। एक तो हमारा जो 1000 ओपनिंग बैलेंस था उसमें से ले लेते हैं, और जो 5000 हमने 3 तारीख को परचेज किया है 6 रुपये के हिसाब से, उसमें से ले लेते हैं। तो दोनों को लेते हैं हम यहाँ पे 1 से 1000 यूनिट्स लेते हैं @ 5 रुपीज़ पर यूनिट, एंड अनदर 2000 यूनिट फ्रॉम द 3rd April of 2010, which was 500 units have been purchased @ 6 rupees per unit। तो हम वहाँ से 2000 यूनिट्स लेते हैं और इस तरह से कुल हमारा जो अमाउंट बनता है 17,000 का, और बैलेंस में दिखता है कि 3000 यूनिट्स अभी भी हमारे पास है 6 रुपये के रेट वाली। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट डेट आता है 6 के डेट में मटेरियल इशू हुआ है 2000। तो अभी हमारे पास पुराने डेट का बचा नहीं, क्योंकि हमने जो पहले आया था उसको इशू कर दिया है। अब 3 के डेट वाला 2000 यूनिट ही हमें यहाँ पे इशू करने हैं, और हमारे पास 3000 यूनिट्स बचे हुए हैं बैलेंस में। तो 2000 आप इशू कर दीजिए 6 रुपये पर यूनिट के हिसाब से, और फिर आप देखते हैं कि 12000 अमाउंट दिखता है इशू का, और बैलेंस हमारे पास अभी भी 1000 यूनिट है 6 रुपये के हिसाब वाला। तो 6000 यहाँ पे हमारा बचा हुआ है। फिर मटेरियल परचेज है 6 के बाद कोई इशू नहीं है। 12 तारीख को 7 को अभी हमें शॉर्ट स्टोरेज से गया हुआ है, एक शॉर्टेज था 150 यूनिट्स का 7 के डेट में, तो वहाँ भी हम इशू करते हैं, और मात्र 150 है, 1000 हमारे पास बचा हुआ है। तो 150 को 6 के हिसाब से करेंगे तो वो हमारा 900 रुपये का होता है, और इस तरह से 850 अभी भी हमारे पास बचे हुए हैं। अब मटेरियल परचेज है 6 के डेट के बाद सीधा 12 के डेट में मटेरियल परचेज है 3000 यूनिट्स का @ 5 रुपीज़ पर यूनिट। ये कुल 15000 का परचेज हुआ है, और यहाँ पे जो बैलेंस है वो इस तरह शो करेगा कि 850 6 रुपये वाला था, और अभी हमने जो है 3000 यूनिट 5000 के रुपये से परचेज किया, तो 15000 और 6000 ये हमारा 850 था यूनिट्स 6 वाला। तो कुल मिला के 20100 रुपये का बैलेंस हमारे पास अभी भी है स्टॉक में। फिर इशू 12 के बाद तो कोई परचेज है नहीं। फिर 15 को इशू हो रहा है। 15 को जो इशू हो रहा है वो यूनिट्स हैं, कुल 1500 यूनिट्स इशू करने हैं। तो अब हमें देखना है कि हमारे पास ऑलरेडी 850 यूनिट हैं, और जो बचा हुआ यूनिट्स 650 हमें चाहिए, वो चाहिए 5 रुपये के रेट वाला, जो कि 12 के डेट में परचेज हुआ है। तो इस तरह से वो 8350 जो है हमारा यूनिट्स अमाउंट आता है, और 1500 यूनिट 6 के रेट से हम 850, 650 हम 5 के रेट से इशू करते हैं, और इस तरह से हमारे पास अभी भी 2350 जो है वो यूनिट बचा हुआ है @ 5 रुपीज़ पर यूनिट वाला। तो दिस हैज़ बीन treated as a normal wastage, hence the amount will be included in works overhead शो करेगा हमारा। तो आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। अभी हमने फीफो मेथड्स को देखा कि क्वेश्चन में किस तरह से वो इशू का कार्य कर रहा है। अब हम दूसरी प्रक्रिया को जानने का प्रयास करेंगे, बाद में आना पहले जाना। इस मेथड को जाने लास्ट इन फर्स्ट आउट को। यह पद्धति पहले आना पहले जाना पद्धति के विपरीत है। जो अभी हमने फीफो मेथड्स देखे उससे थोड़ा सा उल्टा है। उल्टा मीन्स की प्रक्रिया सेम है, लेकिन इसमें बस हम ये देखते हैं कि जो पुराने डेट का है उसको हम टच नहीं करते हैं। इशू डेट के ठीक पहले वाला जो परचेज है हम वहाँ से शुरू करते हैं, फिर पीछे की ओर हम जाते हैं। जैसे 1, 2, 3, 4 के डेट में हमने परचेज किया और 5 के डेट में हम इशू कर रहे हैं, तो सबसे पहले हम 4 के डेट वाला इशू करेंगे। आवश्यकता हुई और तो फिर हम 3 के डेट में जाएंगे, और आवश्यकता हुई तो 1 के डेट में जाएंगे। इसका फायदा यह है कि लास्ट में जो है वो हम लोएस्ट मतलब एकदम लास्ट वाले डेट का अमाउंट हमारा क्लोजिंग बैलेंस के समय बचता है।
यह पद्धति पहले आना पहले जाना पद्धति के विपरीत है, जैसा हमने अभी आपको समझाने का प्रयास किया है। इस पद्धति द्वारा बताया गया है कि जो सामग्री सबसे बाद में आती है उसे स्टोर से उत्पादन विभागों को पहले निर्गत किया जाता है। जिस मूल्य पर वह खरीदी गई थी, यहाँ अंतिम इस आना से तात्पर्य है, लास्ट इन से मतलब है कि उस सामग्री से जो कि निर्गमन से तुरंत पूर्व प्राप्त की गई है, निर्गमन का जो है मूल्य क्रय मूल्य के बराबर होता है। आइए देखते हैं एक न्यूमेरिकल से कि ये किस तरह से काम करते हैं लिफो मेथड में। तो आइए जानते हैं कि किस तरह से लिफो मेथड काम करता है। ये मटेरियल इशू और उसके परचेजिंग को किस तरह से सामंजस्य बनाते हुए ये काम करता है। तो क्वेश्चन हमारा है कि विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर स्टोरेज अकाउंट शोइंग इशूज ऑफ मटेरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ लिफो लास्ट इन फर्स्ट आउट। क्वेश्चन में आप देख रहे हैं परचेज और इशूज का अमाउंट दिया हुआ है डेट के साथ। 3 अगस्त का परचेज का अमाउंट है 750 kg एट द रेट ऑफ 2 रुपीज़ पर kg। अगस्त 18 का है 350 kg एट द रेट ऑफ 2.10 पर kg। अगस्त 25 को 600 kg परचेज हुआ एट द रेट ऑफ 2.20 kg के हिसाब से पर kg के हिसाब से। अगस्त 28 को परचेज हुआ है 500 kg एट द रेट ऑफ 2.30 पर केजी के हिसाब से। मटेरियल कुछ इशू हुए हैं, उसका डेट है 19 अगस्त 850 केजी का, 26 अगस्त 450 केजी का और अगस्त 29 को 510 केजी का और लास्ट में 30 अगस्त को 150 केजी का। यहाँ पे जो सावधानी बरतने की बात है वो ये है कि जो लास्ट में मटेरियल इशू हुआ है, लास्ट का मतलब यहाँ पे जो हम इशू करने जा रहे हैं उसके ठीक पहले जो परचेज हुआ है हम पहले उसको लेते हैं, फिर अगर आवश्यकता होती है रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से तो फिर हम और पीछे के डेट में जाते हैं, और आवश्यकता होती है तो और पीछे के डेट में जाते हैं। यहाँ पे एक आइटम आप लेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से काम कर रहा है। अगस्त 3 के डेट में 750 kg जो हम परचेज कर रहे हैं वो 2 रुपये के हिसाब से 1500 अमाउंट आप देख रहे हैं ग्राफ में शो हो रहा है क्वेश्चन के सॉल्यूशन वाले उसमें चार्ट में। जो रिसिप्ट्स और इशूज और बैलेंस के कॉलम हैं आप वहाँ भी ध्यान देंगे तो क्लियर होता जाएगा। रिसिप्ट्स वाले कॉलम में आप देखिए 750 kg 2 रुपये के हिसाब से 1500 रुपये अमाउंट होता है। और इधर आप बैलेंस साइड में देखेंगे तो जो बैलेंस है, चूँकि पहले से ओपनिंग स्टॉक कोई नहीं था हमारे पास, तो जो हमने अभी परचेज किया 3 अगस्त के डेट में वो 750 2 और 1500 ये जो है अभी स्टार्टिंग हुई है। दूसरा जो डेट है वो है 15 अगस्त का। 15 अगस्त को भी हम लोग 18 अगस्त को परचेज हो रहा है। 18 अगस्त को जो परचेज हुआ है वो अमाउंट है आपका 350 kg का और रेट 2.10 735 रुपये कुल आता है। अब हमारे पास जो बैलेंस होता है वो 2 तरह से हम शो करेंगे उसको, क्योंकि अभी इशू का कोई जिक्र है नहीं। बैलेंस 750 जो पहले वाला 3 अगस्त वाला था और जो 18 अगस्त का है उसको लेके हमारा दोनों का अलग अलग बैलेंस शो होता है। और 750 वाले 1500 जैसा हमने शुरू में लिखा हुआ है पहले से, और 350 जो अभी रिसेंटली हमने 18 के डेट में लिया हुआ है वो 2.10 के रेट से 735 रुपये। अब यहाँ कोई परचेज नहीं है हमारा। आप देखिए कि 19 के डेट में 18 के बाद 19 के डेट में एक इशू हुआ है मटेरियल, कुछ उसका वेट जो है 350 ये टोटल इशू हुआ है यहाँ पे 850 kg का। और 850 kg को अब हमें देखना है कि क्या एक लेटेस्ट डेट में हो पा रहा है या उसको एडजस्ट करना है। तो 350 kg के लिए हमें अपना बैलेंस देखना है पहले 850 kg के लिए कि 350 हमारा लेटेस्ट है, तो पहले 350 हम 2 रुपये 10 पैसे के हिसाब वाला उसको एडजस्ट करेंगे। उसके बाद इशू करने के बाद हम देखते हैं कि 500 kg हमें और आवश्यकता है,
उस 500 को हम 2 रुपये वाले रेट का इशू करेंगे। और फिर हमारे पास बैलेंस हम चेक करते हैं कि अभी भी हमारे पास 250 केजी 2 रुपये के रेट वाला बचा हुआ है। नेक्स्ट हम यहाँ देखें 25 अगस्त को फिर से मटेरियल परचेज है 600 केजी 2.20 के रेट से 1320 रुपये अमाउंट बनता है इसका। और जो बैलेंस है हमारा अब इस तरह से होगा 250 केजी जो है 2 रुपये वाला है 500 रुपये का, 600 केजी हमारा 2 रुपये 20 पैसे वाले के हिसाब से 1320 है। 26 अगस्त को मटेरियल इशू हुआ है 450 केजी। 450 केजी के लिए हम अपना बैलेंस चेक करें पहले कि हमारे पास 450 केजी इशू कर रहा है और 600 लेटेस्ट है, तो 250 को 3 वाले डेट का तो हमें टच ही नहीं करना है। और इस तरह से 2.20 के रेट वाला 900 रुपये का हम इशू कर देते हैं मटेरियल। और बैलेंस को देखते हैं तो हमारे पास अभी भी 250 वाला 2 रुपये के रेट वाला बचा हुआ है। 150 हमारा 150 केजी अभी भी 600 यूनिट्स में से बच गया है, 600 केजी में से बचा हुआ है क्योंकि 450 हमने इशू किया 2.20 के रेट वाला। तो ये हो गया इसका। अब हम आगे आते हैं 500 केजी हुआ है परचेज 2.30 के रेट से 1150 का ये है। और अब हमारे पास बैलेंस की थोड़ी सी जो है वो आइटम्स बढ़ गए हैं अकॉर्डिंग टू डेट। तो डेट हमारा 250 केजी जो है वो 3 अगस्त का है, 150 केजी अभी हमने रिसेंटली परचेज किया था। और अब जो है 28 के डेट में 28 के डेट में हमने 500 केजी पुनः परचेज किया, तो ये 500 हमारा बैलेंस में शो हो रहा है। 250, 150 और 500 तो तीनों का हमारा डेट अलग अलग है और डेट को ही हमें यहाँ पे कंसीडर करना है कि जो लेटेस्ट डेट होगा उधर से पीछे जाना है। अब हम 29 अगस्त को देखते हैं कि मटेरियल इशू है 500, टोटल इनको चाहिए 600 यूनिट्स मटेरियल इशू। 600 यूनिट इनको करना है 510 यूनिट 510 केजी इशू करना है। तो 500 हमने ले लिया पूरा का पूरा 300 2.30 के रेट वाला, और 10 और हमको चाहिए तो हमने ले लिया 150 में से 2 रुपया 20 पैसे वाला। तो 500 2.30 1150 इसका आता है, और 10 केजी और आवश्यकता थी वो हमने ले लिया 150 जो कि बचा था हमारे पास केजी 2.20 के रेट वाला, मतलब 250 वाले को हमें टच ही नहीं करना पड़ा यहाँ पे। और इस तरह से हमारा जो बैलेंस अभी भी बच रहा है वो 250 और 140 2 रुपया 20 पैसे पर केजी वाला है। अब लास्ट में जो है 30 अगस्त के डेट का इशू है। इसमें 150 केजी मात्र इशू करना है। अब 150 के लिए हमें देखना है कि जो हमारा बैलेंस है डेट वाइज वो कितना है। तो 140 अभी भी मटेरियल बचा हुआ है केजी 2.20 का, और 250 केजी 2.00 मतलब 2 रुपये पर केजी वाला बचा है। 150 ही इशू करना है, तो 140 हम पहले करते हैं 2.20 के रेट वाला जो कि लेटेस्ट है, और इसके बाद हमें 10 केजी की और ज़रूरत है 2.0 की और रेट वाले की, तो 20 रुपये का होगा। तो इस तरह से 328 रुपये हमारे टोटल चार्ज में इनका 150 हो गया केजी। अब अभी भी बैलेंस हमारे पास बचा हुआ है 240 केजी 2 रुपीज़ वाले का। तो इस तरह से बैलेंस हम 30 अगस्त 2020 को जो है 240 केजी हमारे पास मटेरियल है एट द रेट ऑफ 2.0 पर केजी वाला। टोटल अमाउंट क्लोजिंग बैलेंस का है 480 रुपये। तो हमें लग रहा है कि आपको इस एग्जांपल से समझ में आ गया होगा, न्यूमेरिकल के एग्जांपल से, कि क्या किस तरह से प्रक्रिया जो है वो काम करती है। आइए अब आगे देखते हैं सर्वोच्च आना। सर्वोच्च आना पहले जाना मीन्स हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट। हाईएस्ट इन फर्स्ट आउट का जो प्रक्रिया है ये इशू करने का, ये बिल्कुल डिफरेंट है फ्रॉम previous 2 methods, LIFO and FIFO. HIFO is another issuing material issuing methods.
which is based on highest price rate of material। यहाँ पे हमें डेट वेट को देखने की ज़रूरत नहीं है कि डेट कौन से डेट में कितना आया, या पहले आया तो उसको इशू करें, या अभी लेटेस्ट आया तो इसको इशू करें। यहाँ पे हमें किसी भी डेट का हाईएस्ट प्राइस का है तो उसको हमें कंसीडर करना है। और इसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि लास्ट में हमें एकदम लोएस्ट वाले मटेरियल वैल्यू के साथ हम अपना अकाउंट क्लोज करते हैं। तो सबसे पहले जो इसके थोड़े से बेसिक चीज़ को हम समझ लें कि सबसे अधिक मूल्य पर क्रय की गई सामग्री को सबसे पहले निर्मित किया जाता है, उसके बाद ही कम मूल्य की सामग्री को। इस विधि से अंतिम स्टॉक जो है सबसे कम मूल्य वाले सामग्री के साथ बचता है। तो इसको भी हम लोग एक न्यूमेरिकल एग्जाम्पल से समझें। न्यूमेरिकल एग्जाम्पल इस तरह से है, showing the following information in store ledger regarding a certain material in HIPPO system is followed as। ये दिया हुआ है कि 1 अप्रैल के डेट में 450 यूनिट्स का परचेज हुआ है, रेट 2.20, 5 अप्रैल को 500 यूनिट्स 2.10, 12 अप्रैल को 350 यूनिट्स 2.40 एंड last one purchase amount detail is 20 April 300 units 2.25 पर यूनिट्स के रेट वाला है। अगर इशू के कुछ डेट्स को हम देखें तो 10 अप्रैल को 400 यूनिट्स, 15 अप्रैल को 200 यूनिट्स, 18 अप्रैल को 300 यूनिट्स और 25 अप्रैल को 350 यूनिट्स इशू हुए हैं। एक क्वेश्चन हम इसके आइटम्स को लेंगे, एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये कहना क्या चाह रहा है। तो ओपनिंग जो बैलेंस है हमारे पास 1 तारीख के डेट में कोई परचेज नहीं है, ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है वह 450 का 2.0 के रेट वाला, तो 990 रुपया इसका अमाउंट होता है। और ये हम ओपनिंग में बैलेंस वाले कॉलम में दिखाते हैं क्योंकि ये परचेज नहीं है। और अब 5 अप्रैल को 500 यूनिट्स परचेज हुआ है 2.10 के रेट से, कुल 1050 का अमाउंट यहाँ पे बनता है। और बैलेंस में अब हमारा 450 यूनिट्स और 500 यूनिट्स दोनों का रेट हम दे देते हैं 2.20, जो बैलेंस है उसका ज़्यादा है रेट, और 2.10 जो कि उससे कम है। तो इशू की जब बात आएगी तो सबसे पहले हम 2.20 को इशू करेंगे। अब इशू आ भी गया 10 अप्रैल के डेट में, क्योंकि 12 को परचेज हो रहा है तो 10 को हम इशू कर रहे हैं। 400 यूनिट हमको इशू करना है। और अब आप देखिए कि हाईएस्ट रेट वाला 2.20 ₹2.20 के रेट का हमारे पास है ऑलरेडी 450 यूनिट्स, और 400 ही करना है। तो हम इसमें से 400 कर देते हैं, 2.20 880 रुपये अमाउंट बनता है इशू का। और जो बैलेंस यूनिट्स है हमारे पास 50 अभी भी हाईएस्ट के बच गए हैं, और लोएस्ट जो उससे है 500 यूनिट्स 2.10 के रेट वाला बचा हुआ है। अब हम देखें 12 अप्रैल को परचेज हुआ 350 kg का 2.40, जो कि हाईएस्ट रेट शो कर रहा है ये पूरे क्वेश्चन में, और 840 रुपये का अमाउंट बनता है यहाँ पे। टोटल जो अगर हम बैलेंस देखें तो 50 kg का अभी भी है 2.20 का, सबसे लोएस्ट 500 के यूनिट्स हमारे पास है 2.10 का, और 350 जो अभी रिसेंटली परचेज हुआ है 2.40 इज द हाईएस्ट वन रेट बिटवीन 550 एंड 350। तो इस तरह से यहाँ पे बैलेंस हमारा। अब 15 अप्रैल के डेट में इशू करना है, कुल 200 यूनिट्स यहाँ पे आप देख रहे हैं इशू करने हैं। अब हमें देखना है कि कौन सा हम इशू कर सकते हैं। बैलेंस में 350 हमारे पास ऑलरेडी हाईएस्ट रेट वाला है मटेरियल, तो हम 200 देना है, उसमें से दे रहे हैं 240 ₹2.40 के रेट वाला हमने इशू कर दिया है 200 यूनिट्स। और फिर बैलेंस चेक करते हैं तो 50 यूनिट्स अभी भी हमारे पास है 2.20 का, 500 यूनिट्स है 2.10 का, और एक 50 2.40 वाला अभी भी बचा हुआ है जो कि हाईएस्ट रेट का है। अब अनदर कोई भी परचेज नहीं है, लेकिन 18 अप्रैल को इशू हुआ है
और इशू करना है इनको कुल 300 यूनिट्स इशू करने हैं। अब देखिए 18 अप्रैल में 300 यूनिट्स इशू करने हैं। 300 को जब हम देखते हैं तो हमारा हाईएस्ट 150 पूरा निकल जाएगा और 50 उससे लोअर प्राइस का वो भी निकल रहा है। 500 में से 100 हमें मिल जा रहा है 2.10 के रेट वाला। तो इस तरह से कुल हमारा 300 यूनिट्स हो गया। 2.40 का 150, 52.20 एंड 100 2.10 के रेट वाला। और अभी भी हमारे पास बैलेंस जो है वो 400 यूनिट्स का है 2.10 के रेट का, जो कि 3 अगस्त को परचेज हुआ था। तो कुल मिला 1 अप्रैल को परचेज हुआ था और 5 अप्रैल वाला ये है 2.10 लोएस्ट रेट। तो अभी हम 20 अप्रैल को फिर से मटेरियल परचेज हो रहा है 2.25 के रेट से 675 के अमाउंट का। और अब अमाउंट जो हमारा शो करेगा वो 400 2.10, 300 2.25। तो हाईएस्ट 300 यूनिट्स जो अभी परचेज हुआ है उसका हो गया है। और अब देखते हैं कि 25 अप्रैल के डेट में कुछ मटेरियल इशू हो रहे हैं 350 का। अब 20 अप्रैल के परचेज के बाद हम देख रहे हैं कि हमारा बैलेंस जो है वो 400 और 300 का है। कुल 700 यूनिट्स हमारे पास हैं और 350 यूनिट हमें इशू करना है 25 अप्रैल के डेट में, जो कि लास्ट वन है। 350 के लिए हमें 300 तो हम सीधा जो अभी परचेज हुआ था 2.250 के रेट का, जो कि हाईएस्ट है 2.10 से, तो पूरा का पूरा हम इशू कर दे रहे हैं। लेकिन 50 यूनिट्स हमें और चाहिए और वो 50 हम उससे लोएस्ट रेट 2.10 से इशू करते हैं। और इस तरह से 2.25 का 300 और 2.10 का 50 यूनिट्स इशू हुआ। बैलेंस अभी भी हमारे पास 350 का है 2.10 और 735 रुपये अमाउंट। तो हम देख रहे हैं कि लोएस्ट रेट वाला जो है 2.10, जो कि शुरू से बना हुआ है। स्टार्टिंग में हमारा जो रेट था वो 2.20 का था। बीच में हमने 5 अप्रैल के डेट में 2.10 का परचेज किया था और 2.10 के बैलेंस के साथ ही हमारा जो है वो क्लोजिंग हो रहा है मटेरियल इशू का, ये जो क्वेश्चन हमने लिया था। तो अभी यहाँ पे हमने समझने का प्रयास किया कि किस तरह से लेटेस्ट जो है मैक्सिमम प्राइस वाले को पहले हम इशू करते हैं, फिर लोअर प्राइस पे जाते हैं। अब हम आते हैं इन्हीं सब मेथड्स में ही इशू करने वाले में ही आधार स्टॉक मूल्य पद्धति एक है। न्यूनतम सामग्री का स्टॉक एक अस्थायी मूल्य पर सदैव रखा जाता है इसमें, और भले ही दरों में उतार चढ़ाव होता रहता है। और न्यूनतम स्टॉक से अधिक सामग्री का मूल्यांकन किसी भी विधि से किया जा सकता है। यह पद्धति फीफो, लिफो, हिप्पो की तरह स्वतंत्र एकदम नहीं है। न्यूनतम स्टॉक जो है का मूल्य लंबी अवधि का सामान्य मूल्य हो जाता है। तो ये आधार स्टॉक मूल्य की विशेषता थी। विशिष्ट मूल्य पद्धति, स्पेसिफिक प्राइस मेथड, ये उन सब के लिए हैं जो किसी स्पेसिफिक कार्य के लिए हम मटेरियल इशू करते हैं और मटेरियल को वहाँ तक जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ तक ले जाने में जो भी खर्च आते हैं, उसको ढुलाई भाड़ा, चुंगी कर, जो भी खर्च आते हैं वहाँ तक का, उसको हम मटेरियल कास्ट के इशू वाले पोर्शन में जोड़ लेते हैं उसको कि इतने खर्च हुए। यह पद्धति सामग्री को विशिष्ट कार्य जैसे उपकार्य, ठेका कार्य या कोई स्पेशल ऑर्डर मिला हुआ है के लिए क्रय किया जाता है और उसी संबंधित कार्य के लिए निर्गत भी किया जाता है। इस पद्धति में सामग्री वास्तविक मूल्य पर निर्गमित की जाती हैं और उसमें भाड़ा और निरीक्षण, ये सब जो अभी हमने चर्चा किया वो सब जोड़ लिया जाता है। तो इस तरह से कुल ये 5 हमारी मेथड्स रही। अब हम मूल्य जो कैलकुलेट कर रहे थे जहाँ से हमने शुरू किया था, उसमें दूसरा जो है वो है औसत मूल्य पद्धति, एवरेज प्राइस मेथड। एवरेज प्राइस मेथड जो है वो 2 तरह से काम करता है। एक सामान्य औसत मूल्य जो हम निकालते हैं टोटल नंबर ऑफ जो है वो नंबर्स का भाग दे करके, और दूसरा वेटेड औसत मूल्य निकालते हैं। वो जो लॉस वगैरह होती हैं, डिफरेंसेज आते हैं सामग्री में, उसके लिए हम भार युक्त औसत मूल्य पद्धति का सहारा लेते हैं। सामान्य औसत मूल्य पद्धति जो है वो सामान्य औसत की गणना सामग्री की दरों को जोड़कर संख्या से भाग देकर हम पता कर लेते हैं।
और भार युक्त में यह पद्धति मूल्य के साथ मात्रा को भी को भार प्रदान करने की वजह से सामान्य औसत मूल्य पद्धति से के उक्त कमी को दूर करता है, जिसके वजह से सामग्री का कुल मूल्य एवं शेष बची सामग्री के कुल मूल्य के बराबर नहीं आते हैं। तो उसको ये गैप को पूरा करने के लिए इस पद्धति द्वारा मूल्य निर्धारित होता है। बाजार मूल्य पद्धति में दो तरह के हैं, प्रतिस्थापन मूल्य पद्धति और विक्रय मूल्य पद्धति। और प्रतिस्थापन मूल्य पद्धति से आशय यहाँ पे वह मूल्य जिस पर बाजार से सामग्री खरीद कर रिक्त सामग्री की पूर्ति की जा सके प्रतिस्थापन मूल्य कहलाता है। और विक्रय मूल्य पद्धति वह मूल्य जिस पर निर्गमित की जाने वाली सामग्री को बाजार में बेचा जा सके वह विक्रय मूल्य कहलाता है। तो ये हमने देखा कि वैचारिक मूल्य पद्धति नोशनल प्राइस मेथड, इसमें दो तरह के हैं, मानक मूल्य पद्धति स्टैंडर्ड प्राइस मेथड एंड इन्फ्लेटेड प्राइस मेथड बढ़ा हुआ मूल्य पद्धति। मानक मूल्य पद्धति से यहाँ पे आशय है कि मानक मूल्य तकनीकी अनुमान जो है और उस पर आधारित होते हैं, पूर्व निर्धारित मूल्य होते हैं जो निम्न को समाहित करता है, वर्तमान मूल्य को देख के चलता है। स्टैंडर्ड प्राइस बाजार का उतार चढ़ाव देख के डिटरमाइन होता है। क्रय की सामान्य मात्रा जो रही है पहले उसको देख के होता है। और यातायात व्यय एवं छूट आदि को दिमाग में रखते हुए पूर्वानुमान लगाया जाता है और एक स्टैंडर्ड प्राइस डिटरमाइन होता है। यहाँ पे क्रय की सामान्य मात्रा से आशय यहाँ पे है कि मान लीजिए हम 100 हर महीने परचेज करते हैं, लेकिन ये उस समय काम करेगा हमारा मानक जब हम 100 ही लेते हैं या 100, 200, 300 एक स्टैंडर्ड पिछला जो हमारा रिकॉर्ड रहा है उसके अनुसार हम स्टैंडर्ड प्राइस डिटरमाइन करते हैं। लेकिन अगर कोई अचानक परचेज का अमाउंट बढ़ जाए, किसी कारण से छूट कम हो जाए, तो ये थोड़ा सा डिफरेंट जो हमारे वेरिएशंस हैं ये उस पर बहुत प्रभाव डालते हैं हमारे स्टैंडर्ड। तो कभी कभी हमें स्टैंडर्ड अपना प्राइस भी चेंज करने की आवश्यकता हो जाती है कि कम तो डिटरमाइन नहीं हुआ है या ज़्यादा तो नहीं हो गया। इन सब परिस्थितियों के कारण बढ़ा हुआ मूल्य पद्धति सामग्री के सूखने के कारण कभी कभी मटेरियल हम ले आते हैं और उसमें लॉसेस हो जाते हैं, उसको सूख जाने के कारण या नमी प्राप्त कर लेने के कारण फिर ड्राई करने में जो खर्च आते हैं। तो इस तरह की जो समस्याएं भार में कमी वगैरह या उसको और जो ऊपर मटेरियल को मेंटेन करने में आती हैं उसको हम मूल्य के साथ बढ़ाकर मूल्यांकन करते हैं। तो हमारा प्रयास रहा कि आप मटेरियल कास्ट अकाउंटिंग को समझ जाएं और शायद समझ भी गए होंगे। इसको आसान वे में हमने समझाने का प्रयास किया, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल का भी सहारा लिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आशा है आप इससे लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।